बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन्स फंक्शन के बारे में कि ग्रीन्स फंक्शन जो है उसका फ़िज़िक्स में इस्तेमाल कहाँ पर है और हमारे ख़ास तौर पे जो 6 सेमेस्टर का कोर्स है उसमें ग्रीन फंक्शन जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन फंक्शन जो है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन फंक्शन जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे हमारे लिए हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन सी होती हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरह से ग्रीन फंक्शन की हेल्प से उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। So first of all, we have to analyze that we should judge that which of the equation is the homogeneous and which of the equation is non-homogeneous. So we could apply the green function to the non-homogeneous function. तो हम इससे पहले कि ग्रीन फंक्शन को हम अप्लाई करें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी। तो आइए देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस डिफरेंशियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो देखें, तो एज एन एग्जांपल आप देखें फर्स्ट कि हमारे पास ये इक्वेशन है dy बाई डी एक्स दैट इज़ इक्विवेलेंट टू y। ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना है कि हमने जहाँ पे y है उसको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y विद के एफ वाई। तो ऐसा करने से देखते हैं क्या होता है कि ये हमारे पास आ जाएगा के वाई। हमने y को के वाई से रिप्लेस किया, के कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई। अगर आप इस के को इस के से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन रिप्रोड्यूस हो गई है जो स्टार्ट पे थी। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है और कौन सी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। कि अगर आप एक वेरिएबल को एक के वाई से यानी एक कांस्टेंट और उसके वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, उसके मल्टीपल से रिप्लेस करते हैं, और अगर आपके पास वही इक्वेशन रिप्रोड्यूस होती है तो वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह से देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। हमने इसको 5 के बराबर रखा है। यहाँ पे भी हम वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि हम रिप्लेस कर रहे हैं y को के वाई के साथ। सो पुट दी वैल्यू y इज इक्वल टू के वाई। तो देखते हैं ये आता है डी बाई डी एक्स ऑफ के वाई इज इक्वल टू 5। तो अब हम k को एक कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिखते हैं तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ रही है 5 ओवर k के इक्विवेलेंट। आप ज़रा गौर करें कि हमने शुरू में जो इक्वेशन यूज़ की थी वो थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, और y को के वाई से रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर k। तो ये दोनों डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक छोटी सी मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन थी, डिफरेंस था कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है और कौन सी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। तो हम वापस चलते हैं ग्रीन फंक्शन की तरफ कि किस तरह से जो ग्रीन फंक्शन है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो फिज़िक्स के अंदर ग्रीन फंक्शन जो है वो आप देखेंगे कि यूज़ हो रहा है एक सोल्यूशन के तौर पे ऐसे सिस्टम में जिसको एक्साइट किया गया है एक पॉइंट सोर्स टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन से। मिसाल के तौर पे यानी एक्चुअली ग्रीन फंक्शन इज़ ए सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम एक्साइटेड बाय ए पॉइंट सोर्स टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन, यानी पल्स है, इम्पल्स है या ब्लो है। यानी हमने एक एग्जांपल के तौर पे कोट किया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप एक सडन फोर्स लगाते हैं, उसका जो सर्टेन पोजीशन पे
हमने एक फंक्शन के तौर पे लिया है कि फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है, जब एक्स ज़ीरो है तो यहाँ पे फोर्स मौजूद नहीं है। जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है वहाँ पे भी फोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश है वहाँ पे हमने एक सडन फोर्स अप्लाई करके तो उसका बिहेवियर देखा है कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अचानक मैक्सिमम हो गई है। तो इस तरह के जो पल्स जनरेट होगी या इम्पल्स वगैरह, जहाँ पे एक सडन फोर्स जो है वो एक सडन मोमेंटम में चेंज का बायस बनती है, या एक ब्लो करते हैं अचानक किसी जगह पे कोई फोर्स लगती है, तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रीन फंक्शन से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बाउंड्रीज कंडीशन भी हैं। जो एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी वो इन प्रॉब्लम्स के बाउंड्रीज कंडीशन कहलाएंगी। जहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स डैश है वहाँ पे फंक्शन को तोड़ के हमने उसका एक हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड का फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, और उसकी जो राइट साइड है उसको राइट साइड पे अलग से एक फंक्शन ग्रीन फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कॉमन सा एक हमने एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह से ग्रीन फंक्शन जो है वो बाउंड्री वैल्यूज भी उसके अंदर शामिल हैं और एक मिड वैल्यू भी उसके अंदर शामिल है, और किस तरह से वो उसको हम लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन के तौर पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हम एक मेथड डिस्कस करने लगे हैं कि ग्रीन फंक्शन को इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर जब आपने अप्लाई करना है तो किस मेथड को अडॉप्ट करना है। उसके डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उसको हम नोट करते हैं और फिर हम उन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो आई हैव रिटन द डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी विल यूज when we will apply the method to find the green function of the non-homogeneous differential equation। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स ये मेथड के स्टेप्स हैं, हमें इनको याद रखना है। इसी तरतीब से हम इसको किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे जिस तरतीब से ये पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ज़्यादा हमें क्लियर तो तभी होगा कि ये जब हम इसको किसी प्रॉब्लम के ऊपर इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल हम जस्ट ये लिख रहे हैं मेथड ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप पे है जी अप्लाई द गिवन ऑपरेटर अल्फ़ा ऑन जी ऑफ एक्स एक्स डैश एंड इक्वेट इट टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश फॉर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश। तो असल में ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रीन फंक्शन असल में हम एलिजिबल ही तब होते हैं कि जब हमारा जो ऑपरेटर है उसको हम जब ऑपरेट करते हैं किसी भी ग्रीन फंक्शन पे, लेट्स से क्या ऑपरेटर है हमारा अल्फ़ा और उसको हम ऑपरेट करेंगे एक्स ऑफ एक्स डैश, और अगर हमारे पास जो इसका आफ्टर ऑपरेशन हमारे पास अगर रिज़ल्ट डेल्टा एक्स की फॉर्म में आता है तो फिर हम एलिजिबल हैं इस मेथड को अप्लाई करते हुए। और डेल्टा एक्स आपको पता है कि क्रोनिकल डेल्टा का जो सोल्यूशन है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे बाउंड्री वैल्यूज़ पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जब एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश है तो उसका रिज़ल्ट 0 आता है, और जब एक्स इक्वल टू एक्स डैश होता है तो उसका रिज़ल्ट 1 के इक्वल होता है। तो अगर तो ऑपरेटर ग्रीन फंक्शन पे ऑपरेट होने के बाद डेल्टा एक्स के फंक्शन के इक्विवेलेंस में कोई रिज़ल्ट दे तो फिर हम इन प्रॉब्लम्स को ग्रीन फंक्शंस के अंदर लाएंगे, वरना नहीं। तो ये सबसे पहली कंडीशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। जो अगर इस कंडीशन पे हम फेल होते हैं तो फिर वी आर नॉट एलिजिबल टू ऑपरेट द अल्फ़ा एंड वी विल नॉट फाइंड द ग्रीन फंक्शंस एज ए सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नंबर 2 पे आते हैं। सो सॉल्व फॉर अल्फ़ा एंड फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर जी ऑफ एक्स एक्स डैश। आप अल्फ़ा के लिए उस इक्वेशन को जब हम ऑपरेट किया तो हमारे पास आफ्टर द ऑपरेशन एक रिज़ल्ट आएगा। उस रिज़ल्ट को हम ऑपरेशन अल्फ़ा को उसके अंदर सॉल्व करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम उसका एक जनरल सा सोल्यूशन बना देंगे, उस ऑपरेटर की एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को हम एक जनरल सा सोल्यूशन बनाएंगे। नंबर 3 पे हम आएंगे। कंस्ट्रक्ट टू एक्सप्रेशन जी एल एंड जी आर। जी एल से मुराद यही है कि लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन और जी आर से मुराद राइट ग्रीन फंक्शन है। मैंने बोला था कि असल में बाउंड्री वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम इसको ये तरतीब दी है कि लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन जो है वो कौन सा होगा और राइट ग्रीन फंक्शन जो है वो कौन सा होगा। अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा भी था
कि क्यों हम इसको लेफ्ट और ग्रीन बोलते हैं। सो एंड अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। सो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो रिजल्ट आ जाएंगे। जब x की वैल्यू x डैश से लेस होगी तो उसको हम लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का बोलेंगे, और जब x की वैल्यू x डैश से ग्रेटर होगी तो उसको हम राइट ग्रीन फंक्शन बोलेंगे। नंबर 4 पे आते हैं। तो एज जी एफ एक्स एक्स डैश इज कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है बिल्कुल, सिर्फ पल्सेटिव फंक्शन ज़रूर है कि एकदम फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है, लिहाजा लेफ़्ट और ग्रीन आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यू तो हुआ नहीं, तो इसलिए लेफ़्ट और ग्रीन फंक्शन दोनों बराबर हैं x इक्वल टू एक्स डैश पे। तो हमने देखा था जब हमने फोर्स लगाई थी x इक्वल टू एक्स डैश पे, तो उसकी लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन वैल्यूज थी उसको हम लेफ़्ट और राइट वाले को राइट, लेकिन जहाँ पे पिन पॉइंट पे जब हमने फोर्स जिस जगह पे x इक्वल टू एक्स डैश पे अप्लाई की हुई थी उस पर भी ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी। नंबर 5 पे है कि अगर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो खुद एक इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद है, इस तरह की एक इक्वेशन है, तो मतलब पी ऑफ एक्स डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस आर, ऑपरेटर इस तरह से एक इक्वेशन की फॉर्म में है, और ख़ास तौर पे ये जो इसकी कोफिशिएंट है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये बाज़ दफ़ा कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, तो दोनों सूरतों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस ऑपरेटर को। तो बहरहाल जो भी ऑपरेटर हो उसको इस फॉर्म में, ये उसकी एक जनरल इक्वेशन है, तो उस ऑपरेटर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है पी ऑफ एक्स, उसको हम पी ऑफ एक्स डैश के फंक्शन के तौर पे लेंगे, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स डैश पे, यानी हम पिन पॉइंट पे बात करेंगे जहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स डैश था। सो पी ऑफ एक्स डैश जो है उसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जी एल के एक्स इक्वल टू एक्स डैश पे, फिर माइनस करेंगे उसके डेरिवेटिव को राइट साइड पे जो हमारा ग्रीन फंक्शन था उससे, तो यानी हम दोनों का डेरिवेटिव ले रहे हैं और दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं और उसको पी एक्स डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है कि लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और राइट ग्रीन फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन किस पोजीशन पे, एक्स इक्वल टू एक्स डैश पोजीशन पे, और उसको हम पी एक्स डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पी एक्स डैश कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये जो कोफिशिएंट होगा हमारे ऑपरेटर का वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो -1 के बराबर आएगा, और ये सेटिस्फाइड होता है हर रिज़ल्ट पे ही, हर ऑपरेटर के लिए ही और हर ग्रीन फंक्शन के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नंबर 6। तो नंबर 6 में है जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन कांस्टेंट्स फॉर जी एल एंड जी आर टू बी नोन। अब देखें हम ये सारे जो स्टेप, खास तौर पे स्टेप नंबर 4 और 5 जो कर रहे हैं, आपको पता है कि जब हमने उसका सोल्यूशन निकाला था तो सोल्यूशन के अंदर डेफिनेटली कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो ये जितने भी स्टेप आ रहे हैं असल में ये उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो अननोन के तौर पे मौजूद थे उनको नॉन बनाने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे नंबर 4 स्टेप की और नंबर 5 स्टेप की जो ये कंडीशंस हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं कि आप जो अननोन है या जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ को इस इन इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नंबर 6 स्टेप है ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास जी एल और जी आर दो लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन थे, इसमें भी कुछ अननोन थे, इसमें भी कुछ अननोन थे। आमतौर पे इसके अननोन को सी और इसके अननोन को डी का नाम दिया जाता है, तो वो दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट जो है एक अननोन के तौर पे हैं। तो हमने ये जो नंबर 4 और 5 स्टेप किया होगा तो उसको यूज़ करते हुए हम लेफ़्ट और ग्रीन फंक्शन के जो कांस्टेंट थे सी और डी उनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो नंबर 6 स्टेप जो है वो 4 और 5 के बाद आएगा, वहाँ पे जो अननोन्स थे उनको फाइंड करके इसके अंदर पुटअप किया, तो जब पुटअप कर लेंगे तो हमारे पास नंबर 6 स्टेप जो है वो नॉन हो जाएगा। इसके कांस्टेंट को सी का नाम और इसके कांस्टेंट को हमने डी का नाम दिया था। तो फाइनली एंड पे हम एक कंबाइन इक्वेशन लिखेंगे लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन दोनों की हेल्प से, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन होगा।
ये थे डिफरेंट स्टेप्स हम जो यूज़ करेंगे। असल में इनको किस तरह से इस्तेमाल हुआ है ऐसे तो यहाँ पे हमें इतना कुछ समझ नहीं आ सकता कि ये क्या हम कर रहे हैं, लेकिन बताना भी ज़रूरी था क्योंकि ये किस तरतीब से हम आगे जाएंगे। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उनके ऊपर ये तमाम स्टेप्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसका हमने ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है। देखें लिखा हुआ है जी, फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर अल्फा दैट इज ऑपरेटर अल्फा इज इक्विवेलेंट टू माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 in the domain 0 to a and with boundary conditions g of 0x dash is equal to g of ax dash is equal to 0. So these are the boundary conditions. boundary conditions पे दोनों की वैल्यू जो है, दोनों boundary conditions पे ग्रीन फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। तो हमने अभी पहला स्टेप देखा था कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर अल्फा को एक फर्जी ग्रीन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे और हमने देखा था कि अगर वो फंक्शन वाकई ग्रीन फंक्शन होगा तो वो डेफिनेटली वो क्रोनिकल डेल्टा के इक्विवेलेंट आएगा, वरना वो ग्रीन फंक्शन नहीं है। तो पहली कंडीशन हम उस पर अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर अल्फा को हमने एक फर्जी ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्स डैश के ऊपर ऑपरेट किया और आफ्टर द ऑपरेशन हमारे पास अगर रिजल्ट ये आता है तो देन इट इज़ द ग्रीन फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हम इस ऑपरेटर अल्फा को ग्रीन फंक्शन के ऑपरेट करके इसको डेल्टा के बराबर ले लिया करेंगे। अब देखें कि जो डेल्टा की वैल्यू है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश वो बराबर होती है 0 के, तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वेट कर लेंगे। हमने इसको ऑपरेट किया और डेल्टा के इक्विवेलेंट लिया और डेल्टा की कंडीशन है कि अगर एक्स की वैल्यू एक्स डैश के इक्वल नहीं है तो फिर ये 0 के बराबर आएगा, तो ये हमने इसको 0 के बराबर लिख लिया। अब हम ऑपरेटर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमने ऑपरेटर अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट की और ऑपरेटर अल्फा की जगह पे ये वैल्यू आ गई और ऑपरेटर अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। ग्रीन फंक्शन तो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर अल्फा जो है ये 0 के इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो इसकी हम ऑक्सिलरी या फिर आर्बिट्रेरी इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं वो किसके बराबर आती है कि माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को लेट्स से कि हम इसको डी स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा जी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर ए स्क्वायर और दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस 1 ओवर ए। तो ये जो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है कि जब ऑपरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इक्वेशन 1 थी। तो अब ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है और ये इसका सलूशन आया है, लिहाजा हम ये इस इक्वेशन 1 का सलूशन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका सलूशन हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स डैश इज इक्विवेलेंट टू ए ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर ए, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई थी हम इसको इस अंदाज से यूज़ कर रहे हैं। ये हमने मेथड पहले सीखा हुआ है कि किस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशंस की अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं डेल की, उसको यूज़ करके आप एक सॉल्यूशन सेट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन है, ए ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर ए प्लस बी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए। ये दोनों वैल्यू 1 ओवर ए और 1 ओवर ए यहाँ पे यूज़ हो गई हैं। एक्स यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे है, ए और बी कांस्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट जो पूरा प्रोसेस है वो ये जो ए और बी कांस्टेंट हैं इनके बारे में चलेगा, लेकिन इससे पहले हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे क्योंकि लेफ़्ट और ग्रीन 2 फंक्शन बनेंगे हमारे पास। तो बच्चों ये तो एक जनरल हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन असल में हमारे पास यहाँ पे 2 केस आएंगे कि जब आपने x की वैल्यू को x डैश के इक्विवेलेंट नहीं माना था, ज़ाहिर है हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें 2 केस बनेंगे। केस 1 आएगा कि जब x की वैल्यू x डैश से लेस है और केस 2 आएगा जब x की वैल्यू x डैश से ग्रेटर है।
तो इसके लिए अलग से एक ग्रीन फंक्शन होगा और इसके लिए अलग से ग्रीन फंक्शन होगा। जब आप लेस वैल्यू लेते हैं तो हम उसको लेफ्ट ग्रीन फंक्शन बोल देते हैं, और जब आप ग्रेटर वैल्यू लेते हैं एक्स से तो फिर आप उसको राइट ग्रीन फंक्शन लेते हैं। तो ये दो केस बन सकते थे, क्योंकि हमने डेल्टा के अंदर जो केस लिया हुआ था उसमें बोला था कि x नॉट इक्वल टू एक्स डैश। तो उस केस के अंदर फिर दो वैल्यूज थी, या तो x की वैल्यू x डैश से लेस हो सकती थी या फिर x की वैल्यू x डैश से ग्रेटर हो सकती थी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन। तो वही हम अब आगे उनके जो कांस्टेंट होंगे उनको उनके जो अननोन होंगे वो फाइंड करेंगे, और फिर एंड पे हमारे पास एक फिर नॉन वैल्यूज़ के अंदर ग्रीन फंक्शंस आ जाएंगे। सो हम केस 1 को लेके आगे बढ़ते हैं। केस 1 में हमने बोला है कि x की वैल्यू x डैश से लेस है, ये आ जाएगा x इज लेस देन x डैश। तो जब आप ऐसा करेंगे, x की वैल्यू x डैश से लेस रखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आएगा, और उस रीजन के लिए हम उसको लिखेंगे g ऑफ l f x डैश दैट इज इक्विवेलेंट टू, हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के नाम चेंज कर देंगे, a1 e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ए प्लस b1 e रेज टू पावर प्लस एक्स ओवर ए, फिर e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन। इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया हुआ था, तो लिहाजा ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, तो हम इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो दो हमारे पास कांस्टेंट आ गए हैं a1 और b1, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस देखिए हमें क्या मिलता है। सो बाउंड्री कंडीशंस थी वो थी g ऑफ 0 x डैश इक्वल टू 0। तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के अंदर यानी हमने वैल्यू 0 पुट करनी है, तो उसके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 0 के बराबर। तो ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, तो हमारे पास देखें रिजल्ट आ जाएगा। ये आप x की जगह पे 0 पुट करें तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगी। ये हमने पुट कर दिया, ये बराबर आ जाएगा a1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स ओवर ए, यानी 0 ओवर ए 1 होता है, ये 1 आ जाएगा, प्लस b1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ए माइनस 0 ओवर ए भी 0 होता है, ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो a1 प्लस b1 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। हम यहाँ से b1 की वैल्यू जो है वो निकालते हैं, b1 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस a1। तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू a1 के फॉर्म में आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 में देखें हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट ग्रीन फंक्शन एक्स ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू a1, उसी तरह से है a1 ई रेज टू पावर एक्स ओवर ए प्लस b1 की जगह पे हम माइनस a1 डाल रहे हैं, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे a1 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास देखें ये बन जाएगा जी, आप कॉमन लें, ये a1 आ गया, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं, साथ ही ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स ओवर ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ए डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा हुआ कि ये साइन हाइपरबोलिक हाफ एक्स ओवर ए का फार्मूला बन गया। ये आ जाएगा a1 इंटू 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए। ये हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू आ गई। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन एक्स डैश, इसको 2an का नाम दे देते हैं, यह आएगा 2a1। फर्दर हम इस 2a1 को बोल देते हैं कि ये 2a1 जो है ये c के इक्विवेलेंट है, ये आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए। और साथ हम बता देते हैं कि वेयर c इज इक्विवेलेंट टू
2a1। सो आप जब नंबर ऑफ स्टेप्स इसको देख रहे थे तो हमें बोला था लेफ्ट और ग्रीन फंक्शन दो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे और दोनों में दो अननोन होंगे। तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के कांस्टेंट को सी का नाम दिया जाएगा और जो राइट होगा उसको डी। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, ये जस्ट हमने याद रखने के लिए है कि यहाँ पे जो सी जो है ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे सी की और राइट ग्रीन फंक्शन के अंदर डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं और इस इक्वेशन को y का नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इक्वेशन इज y। इसी तरह से जो राइट का हमारे पास यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम z का नाम दे देंगे। तो उसमें c और d की वैल्यूज फिर अननोन होंगी, उसको हम फाइंड करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। कि केस 2 जो है उसके अंदर हमने बोला था कि x इज़ ग्रेटर देन x डैश लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो जब x ग्रेटर देन x डैश रखेंगे तो इसको हम केस 2 का नाम देंगे। तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे जो हमारे पास फंक्शन आएगा ग्रीन फंक्शन, उसको हम राइट ऑफ ग्रीन फंक्शन बोलेंगे, x ऑफ x डैश। वो उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी a2 इंटू ई रेज़ टू पावर x ओवर a प्लस b2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a। तो ये हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं और डेफिनेटली हमें इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो बाउंड्री वैल्यूज़ कंडीशन पुट करने के बाद निकालनी होगी। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें तो राइट फंक्शन के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी कि आप अगर वैल्यू लेते हैं जी ऑफ a इंटू एक्स डैश दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन थी। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे आप a की वैल्यू पुट करें तो ये आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये हम 0 के बराबर ले लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा 0 इज इक्विवेलेंट टू a टू ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह पे आप a रखेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल A ओवर a प्लस b2 ई रेज़ टू पावर माइनस a ओवर a। ये हमने इसको लिख दिया जी। हम इसको इधर ले आते हैं, b2 की वैल्यू निकल आएगी, ये आ जाएगा माइनस a2 ई रेज़ टू पावर a ओवर a इज इक्विवेलेंट टू b2 ई रेज़ टू पावर माइनस a ओवर a। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन 3 बिकम्स, लिख लें यहाँ पे इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 जो है वो क्या बन जाएगी। सो जी ऑफ राइट एक्स ऑफ एक्स डैश इक्वल टू a2 एज सच ई रेज़ टू पावर x ओवर a प्लस b2 की जगह पे हम लिख रहे हैं माइनस a2 ई रेज़ टू पावर a ओवर a। ये यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है जी। सॉरी हमने b2 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये आ जाएगा माइनस a2 ई रेज़ टू पावर a ओवर a। तो ये वैल्यू उधर जाएगी, उधर जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ई रेज़ टू पावर कैपिटल A ओवर a बन जाएगा। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू b2। तो ये b2 की वैल्यू आएगी। पहले हमने वो सारी वैल्यूज लिख ली थी, सॉरी। तो इस तरह से a, ये हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a, ये प्लस a है तो पावर को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जी b2 विल बिकम माइनस a2 ई रेज़ टू पावर 2 इंटू a ओवर a दैट इज इक्विवेलेंट टू b2। तो अब हम b2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा राइट ऑफ ग्रीन फंक्शन, ये मैंने लेफ्ट साइड उसी तरह से लिख दी। ये आ जाएगा a2 ई रेज़ टू पावर x ओवर a प्लस b2 की जगह पे हमने ये वैल्यू लगाई। सो b2 की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी माइनस a2 ई रेज़ टू पावर 2a ओवर a इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a, ई रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन राइट साइड का x हाफ x डैश के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन में a2 इंटू ई रेज़ टू पावर a ओवर a का फैक्टर
कॉमन लेते हैं या इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं तो देखिए हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा a2 e रेज़ टू पावर कैपिटल A ओवर स्मॉल a इनटू e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x ओवर a, ये वैल्यू ऐसा लिख दी, ये e रेज़ टू पावर x ओवर a इनटू, चूँकि इसके साथ ये फैक्टर मौजूद नहीं था तो इसके साथ हमने इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो हमने कॉमन लिया था उसकी बात कर रहे हैं, माइनस a ओवर a आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन लेने की वजह से इस फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड किया, तो डिवाइड होने के बाद ये ऊपर पावर इसकी माइनस में चली गई। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर, ये आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर a ओवर a, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया था a ओवर a, तो एक वैल्यू बाहर चली गई तो एक वैल्यू अंदर ही रही, ये आ जाएगा a ओवर a इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a। तो ये देखें हमने जानबूझ के ये स्टेप किया ताकि इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हम हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी और इसको 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऐसा काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर लाने की वजह से हम ये सारा स्टेप कर रहे हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमने ये देखें 2 के साथ इसको जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आफ्टर डिवीजन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x माइनस a ओवर स्मॉल a। फिर आ जाएगा जी माइनस e रेज़ टू पावर, यहाँ पे भी हम इसी तरह से ले सकते हैं लेकिन हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे ताकि इसकी तरतीब वही रहे जो यहाँ पे थी, e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस a ओवर a, ये भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं माइनस हमने जानबूझ के कॉमन लिए ताकि यहाँ पे अगर x माइनस a ओवर a आ रहा था तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहे। तो दोबारा से फिर आप देख सकते हैं कि ये साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू ई रेज़ टू पावर a ओवर स्मॉल a, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस a ओवर स्मॉल a। फर्दर देखें जी ऑफ राइट x डैश इज इक्वल टू, ये जो सारा कांस्टेंट आ रहा है हम इसको एक ही नाम दे देते हैं, इस कांस्टेंट को लेट्स से कि हम उसको नाम रख देते हैं d। तो d इंटू साइन हाइपरबोलिक x माइनस a ओवर a। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई z, क्योंकि इसके अंदर d एक कांस्टेंट है जो कि अननोन है। मैंने शुरू में ही आपको बता रखा था कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट दो ग्रीन फंक्शन आएंगे। जो लेफ़्ट फंक्शन आएगा उसका कांस्टेंट c के नाम से और राइट का जो कांस्टेंट होगा हम उसको d के नाम से लिखेंगे, और इस c और d की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके, और फाइंडिंग के बाद हम c और d में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन y में और इक्वेशन z में। तो ये इक्वेशन z है, लेफ़्ट वाली जो इक्वेशन थी वो y थी, तो c की इक्वेशन y के अंदर और d की जो वैल्यू है वो z के अंदर पुट करके हमारे पास लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन आ जाएंगे। अब हम मेथड के जो डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे उनमें से फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं उनको हम देख चुके हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं। अब स्टेप 4 की बारी थी जिसमें हमने बोला था कि चूँकि ग्रीन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिहाजा x इक्वल टू एक्स डैश पे लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन जो है वो बराबर आ जाएगा राइट ग्रीन फंक्शन के। तो वहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एज Green's function is continuous so therefore left green function will be equivalent to right green function, but for at x इज इक्वल टू एक्स डैश, एक्स इक्वल टू एक्स डैश पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों जो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यूज़ जो है
उनको हम नोट करते हैं। ये इक्वेशन y में लिखी थी और ये इक्वेशन z में लिखी हुई है आपके सामने। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, बराबर करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू हम पीछे से उठा रहे हैं इक्वेशन y से, तो ये बराबर थी c इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x ओवर a, लेकिन चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू एक्स डैश रखा जा रहा है, ये x डैश ओवर a आ जाएगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू d, ये हमने राइट साइड की इक्वेशन निकाली हुई थी, d ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a। x की जगह पे हमने x डैश पुट करके इसकी वैल्यू लिख ली। तो दोनों को हमने बराबर कर लिया। यहाँ पे देखिए हम d को फाइंड कर सकते हैं किस तरह से कि d विल बी इक्विवेलेंट टू, ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, आ जाएगा c ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डैश ओवर a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a। हाँ जी, तो ये इस तरह से हमने d को निकाल लिया, c साइन हाइपरबोलिक x डैश ओवर a को डिवाइड कर दिया साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a के साथ। तो हम फिलहाल इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो असल में हमारा टास्क यही है कि जो c और d अननोन है, जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो इसमें एक कंडीशन तो हम यूज़ कर चुके हैं जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करा रही है, कंटिन्यूस हैं दोनों फंक्शन, तो लिहाजा दोनों को बराबर करके तो वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा c अननोन है। तो हम एक फर्दर कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि स्टेप 5 के अंदर मौजूद थी। तो मेथड का जो स्टेप 5 था उसको अप्लाई करने की बारी है। उसमें हमने देखा था कि ऑपरेटर का अल्फ़ा का जो कोफिशिएंट होता है उसको लेट्स से अगर आप px का नाम दे देते हैं, ठीक है, ऑपरेटर अल्फ़ा का जो कोफिशिएंट है फर्ज किया वो px है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर था वो मैं आपको बताता हूँ, वो ऑपरेटर था, हाँ, तो हम अल्फ़ा जो ऑपरेटर था वो बराबर था हमारे पास माइनस a स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के इक्विवेलेंट। तो ये कोफिशिएंट बन रहा है, इसको हमने px का नाम दिया था। स्टेप 5 की बात कर रहे हैं हम। तो इस px को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लेफ्ट साइड का जो ग्रीन फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको माइनस करेंगे राइट साइड के ग्रीन फंक्शन से, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम माइनस ए स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वेयर के साथ, यानी px की वैल्यू के साथ, और वो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास -1 के बराबर आना चाहिए। ये हम पहले ही स्टेप 5 में बता चुके हैं। तो अब इस स्टेप की बारी है कि दोनों का जो लेफ़्ट और ग्रीन फंक्शन है हमारे पास उनका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें, तो ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, p ऑफ x डेरिवेटिव, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव के साथ, किसके डेरिवेटिव के साथ, लेफ़्ट जो ग्रीन फंक्शन है उसके साथ, टेकन कहाँ पे, x इक्वल टू एक्स डैश पे। फिर इसी तरह से डेरिवेट कर रहे हैं राइट ग्रीन फंक्शन को, लेकिन x इक्वल टू एक्स डैश पे। दोनों के डिफरेंस को, ये देखिए, दोनों के डेरिवेटिव के डिफरेंस को हमने px से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट -1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कंडीशन अब हम अप्लाई करेंगे ताकि हम d या c जो वैल्यूज़ हमारे पास अननोन है उनको फाइंड कर सकें। तो px की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर है वो पुट कर दें, ये मैंने देखे माइनस ए स्क्वेयर पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है, तो ये आ जाएगा बराबर c ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डैश ओवर a इंटू 1 ओवर a। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, ये आ जाएगा c ओवर a इंटू साइन हाइपरबोलिक x, सॉरी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x डैश ओवर a। तो ये वैल्यू लगा दी, जो एंगल है इसको दोबारा से डेरिवेट किया, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास 1 ओवर a कांस्टेंट आ गया, इसको हमने बाहर लिख दिया। इसी तरह से ये माइनस लगा दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे हम राइट ग्रीन फंक्शन को, ये राइट ग्रीन फंक्शन है तो इसकी डेरिवेटिव भी करते हैं। तो ये भी साइन का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा माइनस, उसी तरह से कॉस d, उसी तरह से ये आ जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है।
इसके डेरिवेटिव की, इसके कंटेंट को भी दोबारा से डेरिवेट कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको भी आप जब डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और ये 1/a कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम a लिख सकते हैं, ये हमारे पास a आ गया। और ये हमारे पास था जी a² था, ये -a² बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, px की वैल्यू हमने लिखी थी। तो अब देखते हैं, हमने ये वैल्यूज़ लगा दी। अब हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली फ़िलहाल हम ये a² a से ये इन दोनों से कैंसिल कर सकते हैं। अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा पीछे -a, ये माइनस से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा c cos ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस b cos ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस a/a इज इक्वल टू 1/a। ये रिज़ल्ट आ गया। अब देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें c भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है। तो हम क्यों ना ये इक्वेशन 4 से जो रिज़ल्ट निकाला था d का, ये d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं ताकि ये पूरी जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ c ही कांस्टेंट के तौर पे आ जाए। तो हम अब इक्वेशन 4 में जो d की वैल्यू निकाल चुके थे उसको पुट करते हैं इक्वेशन b अपना इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में d की वैल्यू लगाने के बाद देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट आ सकता है, यह आ जाएगा c इंटू कॉस हाइपरबोलिक x' माइनस d की वैल्यू लगाएं, वो बराबर है जी c इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x' a ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस a/a। ये हमने c की जगह पे लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है cos ऑफ x' माइनस a/a। सॉरी, यहाँ पे cos हाइपरबोलिक भी होगा। तो cos ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस a/a, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/a। तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये पूरी इक्वेशन c कांस्टेंट के तौर पे आ जाए। अब c यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम c यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और इस इक्वेशन दोनों साइडों पे साइन हाइपरबोलिक x' माइनस a/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर से वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो देखें, ये c कॉमन लिया और साथ ही हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x' माइनस a/a। ये मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म के साथ और ये जो उसकी पहले वाली टर्म थी वो ऐसे लिख ली, cos ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, c बाहर जा चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो आ जाएगा साइन, इसको पहले लिख लेते हैं, cos ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस a/a। इसको बाद में लिख लेते हैं, ज़रा तरतीब सीधी रहेगी। यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x'/a। तो चूँकि दोनों साइडों पे हमने इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, किसके साथ, साइन हाइपरबोलिक x' माइनस a/a के साथ। लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई हुई है तो राइट साइड भी, तो इधर भी ये आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस a/a डिवाइडेड बाय a। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि ये c दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये हम देख रहे हैं कि ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। तो हम उसको लिख लेते हैं साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा यहाँ पे है x' माइनस a/a माइनस बीटा है यहाँ पे x'/a। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया और ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ हाइपरबोलिक x' माइनस a/a। इसको हमने डिवाइड किया था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, c ये आ जाएगा a c के इक्विवेलेंट। फर्दर आप इसको अल्फ़ा माइनस बीटा को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी ये लेफ्ट साइड साइन ऑफ हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा जी a एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा x' माइनस a और माइनस x',
ये आ गया, और ये बराबर आ जाएगा राइट साइड, उसी तरह से हमने लिख दी। राइट साइड है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स डैश माइनस ए ओवर ए सी। तो ये देखें, ये x और x डैश कैंसिल कर दें, तो फर्दर यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक इंटू ए ओवर ए, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे, फिर ये इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक ए ओवर ए की। तो चूंकि हमें c की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो c को हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, तो c हमारे पास बराबर आ रहा है, ये वैल्यू वैसे लिखी हमने, साइन हाइपरबोलिक x डैश माइनस ए ओवर ए डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से माइनस इस तरफ गया था, ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस ए यहाँ पे पहले मौजूद था, और ये जो फैक्टर था साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए ओवर ए, ये यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आगे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए ओवर ए, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन 4 जो थी वो हमारे पास लिख लेते हैं, क्या थी पहले। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जी अपना d की, तो हम ये जो c की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी कुड सी द वैल्यू ऑफ द d विल बिकम -1 ओवर a इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक a ओवर a। ये सारी वैल्यू c की थी, c की जगह पे पुट कर दी, और बाकी जो वैल्यू है वो पहले ही जो लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं, हाइपरबोलिक x डैश ओवर a ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a। तो ये वैल्यूज जो हैं ये कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर दें, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई है उसको लिख लेते हैं। ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1 ओवर a इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश ओवर a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक a ओवर a। तो ये देखें, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। तो दोनों वैल्यूज़ अब हमारे पास अवेलेबल हैं, c की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। तो इक्वेशन y और z में वापस चलते हैं तो लेफ़्ट और ग्रीन दोनों फंक्शन हमारे पास फाइंडिंग में आ जाएंगे। सो पुटिंग दी वैल्यूज़, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ c और d की इन इक्वेशंस y एंड z, सो वी विल गेट दी लेफ्ट ग्रीन फंक्शन एंड राइट ग्रीन फंक्शन। उसमें अननोन ख़त्म हो जाएंगे और नॉन आ जाएंगे, उसमें ये वैल्यूज़ नॉन हो जाएंगी c और d की। तो देखें, पुट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन लिखते हैं और राइट लिखते हैं। तो ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन था, इसमें c की वैल्यू लगाएं, c की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, c की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी वो पुट करते हैं इसमें। फिर -1 ओवर a इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a x डैश माइनस a ओवर a, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा सारा वैल्यू, ये आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x ओवर a। तो ये लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन आ गया। इसी तरह से हम राइट ग्रीन फंक्शन लिखेंगे, राइट ग्रीन फंक्शन भी हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू पुट कर दी, आ जाएगा -1 ओवर माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश ओवर a इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस a ओवर a, ये वैल्यू थी, और ये आ रहा था a इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक a ओवर a। तो ये देखें, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है राइट ग्रीन फंक्शन का। सॉरी, ये देखें, हमने ये लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन की जब वैल्यू निकाली थी, सॉरी, c ऑफ साइन हाइपरबोलिक x ओवर a, तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ये वैल्यू हमारी रह गई थी। यहाँ पे ये वैल्यू आई थी c की a ओवर a के इक्विवेलेंट, ये सारी c की वैल्यू थी। -1 ओवर a साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डैश माइनस a ओवर a और साइन ऑफ हाइपरबोलिक a ओवर a,
और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए। तो ये पूरी वैल्यू थी, ये हमने इसको छोड़ दिया था, सॉरी। तो ये आखिर पे हमारे पास लेफ़्ट और ग्रीन फंक्शन ये हमें रिक्वायर्ड में थे, ये हमने फाइंड कर लिया है। इनमें सारे पैरामीटर जो हैं ये अब नॉन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था।